नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग, मैं हूं अपर्णा। कोई भी काम हो जिसमें ऊर्जा और समय लगता है, उसके लिए हर व्यक्ति का चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहना बहुत ही ज़रूरी है। बिना अच्छी सेहत के तन मन साध कर भी हम मनपसंद काम नहीं कर सकते, यह करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब हम लेखक राजू पांडे की बात करते हैं तो ऐसी मान्यताएं टूटती हुई दिखती हैं। राजू पांडे अनेक शारीरिक दिक्कतों के बावजूद और घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हर हफ्ते एक लेख लिखते हैं। देश भर की अनेक पत्र पत्रिकाओं और वेबसाइट पर उनके लेख पढ़ने मिलते हैं। समकालीन मुद्दों पर उनकी समझ पढ़ने वालों के बौद्धिक विकास में लगातार योगदान करती है। हाल ही में राजू पांडे की एक किताब हमें तुम जैसा नहीं बनना छप कर आई, जो पाठकों के बीच है। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं। राजू जी, गांव के लोग इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया पढ़ने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लगातार आप घर की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं और आपका लेख हर हफ्ते छपता और पाठकों के बीच पहुंचता है, लगातार आपके पाठक बढ़ रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि क्या बेचैनी है जो आपको लिखने के लिए मजबूर करती है इन स्थितियों में भी? लेखन और जीवन मेरे लिए पर्यायवाची की तरह है। जिस दिन लेखन पे विराम लग गया उस दिन शायद जीवन पे भी विराम लग जाएगा। और ये परिस्थितियाँ, समकालीन परिस्थितियाँ पिछले 7-8 वर्षों में जिस तरह से स्वतंत्रता के बाद बहुत कठिनाई से हम लोगों ने अपने आप को एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, वो प्रक्रिया बाधित हो रही है। संविधान पर संकट है, संवैधानिक मूल्यों पर संकट है, प्रेस की आज़ादी पर संकट है। कुल मिलाकर के एक तर्कशील समाज बनने की दिशा में जो हम लोग अग्रसर थे, वो प्रक्रिया बाधित हो रही है और कट्टरता और बहुसंख्यकवाद का बोलबाला हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए खामोश रहना मेरे विचार से असंभव है। और यदि वो खामोश रहता है तो ये उचित भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन जटिलताओं को समझ पाने में असमर्थ हैं। और एक बुद्धिजीवी के तौर पे हमारा ये कर्तव्य होता है कि उनको बारीकी से समझाएं कि वास्तव में चल क्या रहा है, किस प्रकार से एक विचारधारा विशेष जो है वो सारी चीज़ों पर हावी होती जा रही है। यही कारण है कि लिखना एक कर्तव्य की भांति मेरे लिए बन गया है। और दूसरा, आप जैसे शुभचिंतकों की शुभकामनाएँ हैं, उनकी दुआएं हैं जो नई ऊर्जा देती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर लेखक में छपने की जो प्रवृत्ति होती है इसलिए लिखते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो बेचैनी है आज की स्थिति को देखते हुए इसलिए आप लिख रहे थे। तो बहुत ही बड़ा काम, और खासकर आज जो जनता है उनके बीच इस तरीके के लेख पहुंचते हैं जो लोगों के दिमाग और आंखों को खोलने का भी काम करते हैं। और आपके लेख बहुत तथ्यात्मक होते हैं, बहुत सारे उसमें आंकड़े ऐसे होते हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहूँगी कि 2014 के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं, और हमारे लोकतंत्र के प्रति आज क्या चुनौतियाँ हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं समाज में जो स्थितियाँ बन रही 2014 के बाद वो बहुत खतरनाक और भयानक है। जैसा मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद या मेजोरिटेरिज्म के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र जो है वो बहुमत का शासन नहीं है, मेजॉरिटी का शासन नहीं है। और अगर आप राजनीति विज्ञान के अध्येताओं की बात पे विश्वास करें तो लोकतंत्र की सफलता के आकलन के कुछ पैमाने हैं। उसमें एक पैमाना यह है कि उस देश में, लोकतांत्रिक देश में, अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं, उनका विकास किस तरह से हो रहा है, हाशिए पर जो समाज है, जो वंचित समाज हैं, उनको कितना प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिल रहा है। तो दुर्भाग्य से 2014 के बाद का जो घटनाक्रम था वो कुछ इस प्रकार से है कि बहुसंख्यक वर्ग की इच्छा को लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। एक दूसरा परिवर्तन ये आया है कि असहमत स्वरों को कुचलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कोई भी लोकतंत्र तभी पुष्पित पल्लवित हो सकता है, विकसित हो सकता है, जबकि असहमत स्वरों को सम्मान मिले। हम असहमति का आदर करें, आलोचना को सहन करें, और जिस प्रकार से एक समीक्षा होती है, स्वस्थ समीक्षा होती है, उसका आदर करें और अपनी कार्य प्रणाली को परिवर्तन लाने की कोशिश करें उसमें।
लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है कि वो असहमत स्वरों को कुचलने के लिए प्रयत्नशील हो रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी परिवर्तन आया है, तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन वो ये है कि कुछ बुनियादी परिभाषाएं जो हैं उनको बदल दिया गया है। जैसे राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, ये ऐसे शब्द थे जिन पर कि कभी संदेह नहीं होता था, लेकिन दुर्भाग्य से आज इनको एक नई परिभाषा में ढाल दिया गया है। राष्ट्र तो राज्य के प्रति अगर हम विरोध व्यक्त करते हैं तो उसको राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी जा रही है। अगर सत्ता का हम समर्थन करते हैं तो हमको राष्ट्र प्रेमी कहा जा रहा है। तो सत्ता और राष्ट्र दोनों को पर्यायवाची बना दिया गया है। राज्य और राष्ट्र पर्यायवाची नहीं है। तो सत्ता की इच्छा जो है, सत्ता को जो पसंदीदा मूल्य हैं, यदि आप उनके साथ हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं, आपका राष्ट्र प्रेम प्रखर है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आपको राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है और आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के लांछन लगाए जा रहे हैं। ये एक परिवर्तन आया है। एक चुनौती संविधान को लेकर भी है। भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में सत्ता में है, वो जिस विचारधारा से संचालित होती है और उसके जो आदि पुरुष हैं, गोलवलकर हैं, सावरकर हैं, ये संविधान के प्रति इनकी बहुत अधिक श्रद्धा नहीं थी। गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारा संविधान कुछ भी नहीं है, ये कुछ पाश्चात्य विचारों की बोझिल और बेमेल जमावट है। इसमें भारतीय जैसा कुछ भी नहीं है और इसमें ये नहीं बताया गया है कि देश का मूल राग क्या है और हमको किस दिशा में जाना चाहिए। श्री सावरकर का भी लगभग ऐसा ही ख्याल था। उन्होंने कहा कि जिस मनुस्मृति से विश्व के अनेक देश प्रेरणा लेते रहे, उस मनुस्मृति का इसमें जिक्र ही नहीं है। मनुस्मृति आज हिंदू विधि है, ये सावरकर का कथन। अब इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। अम्बेडकर ने इसको कहा था कि मनुस्मृति से प्रेरणा लेने वाले देश कौन थे। तो मनुस्मृति की प्रशंसा नीत्शे ने की थी, दार्शनिक नीत्शे ने, और उससे हिटलर प्रेरणा लिया करता था। तो वहाँ पर ये चीज़ें जाती हैं, जो फासिस्ट सोच है वहाँ पर जाती हैं। संविधान जब हमारा अंगीकृत हुआ तो 4 दिन बाद ही ऑर्गेनाइजर में एक टिप्पणी छपी थी, उसमें भी लगभग यही बातें कही गई थी कि हमारा संविधान जो है इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। आज हम लोग बार बार ये देखते हैं कि संविधान का भारतीयकरण किया जाए, ये मांग होती है। तो क्या ये भारतीयकरण ब्राह्मणीकरण है? क्या लोकतंत्र जो है वो मेजॉरिटेरियनिज्म में बदल गया है? ये चुनौतियां जो हैं और इनको समझना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि शब्दावली वही है लेकिन उसकी व्याख्याएं अलग हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं कि संविधान जो है गीता की तरह पवित्र है, जब हमारे नए संसद भवन का भूमि पूजन होता है वैदिक रीति से, तो वो सेकुलरवाद और वो लोकतांत्रिक मूल्य और वो समावेशन कहाँ चला जाता है। तो धीरे धीरे एक फिलॉसफी ऑफ एक्सक्लूजन जिसको कहते हैं वो स्थान लेती जा रही है और समावेशी सोच जो है उसको दरकिनार किया जा रहा है। तो ये मुख्य परिवर्तन आए हैं। इसके अलावा दूसरा यह है कि जिस तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आजकल हर राजनीतिक दल की आईटी सेल्स होती हैं और वो अपने राजनीतिक दल की विचारधारा को एक विक्रय के लिए जैसे एक उत्पाद होता है उसके रूप में प्रचारित कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत जो है वो जनता के बीच बनाई जा रही है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो जन कल्याण वाला हिस्सा होता है वो धीरे धीरे गौण होता जा रहा है और एक ऐसी विचारधारा के रूप में उसको आईटी सेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे और उनको एक खास तरह से सोचने और मत देने के लिए प्रशिक्षित करे। चुनाव का जन सरोकार के मुद्दों से धीरे धीरे वास्ता दूर होता जा रहा है और चुनाव जो है वो कुछ चुने हुए मुद्दों पर जनमत संग्रह के जैसा रूप लेते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जब हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स के अनुसार ढालना शुरू कर देते हैं और लोग लुभावन ढंग से उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रोडक्ट के रूप में जनता की मानसिकता को कंडीशन करने की कोशिश करने लगते हैं, तो फिर उससे हम ये बहुत आशा नहीं कर सकते हैं कि वो जन सरोकार के मुद्दों से जुड़ी हुई होगी। तो ये एक बड़ी चुनौती है। फासिस्ट शक्तियों के उभार में मीडिया और विशेषकर
डिजिटल मीडिया की क्या भूमिका रही है? वास्तव में फासिस्ट शक्तियों का अभी का जो उत्थान हुआ है उसमें उन्होंने डिजिटल मीडिया को बहुत बखूबी इस्तेमाल किया है, हम लोगों को ये स्वीकार करना होगा। और विशेष करके सोशल मीडिया का स्वरूप जो है वो थोड़ा सा निरंकुश और अराजक जैसा है, वो किसी नियंत्रण में रहने के लिए बना नहीं है। तो उसके इस अराजक और उच्छृंखल स्वभाव को उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। अब ये प्रक्रिया कई तरह से चल रही है, कई स्तरों पर चल रही है। एक हम देखते हैं कि इतिहास के साथ खिलवाड़। आज हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण योद्धा रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे पंडित नेहरू हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, इनकी विचारधारा को विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्याग्रही गांधी को सत्याग्रही गांधी के रूप में रिड्यूस कर दिया गया है। गांधी जी के चरित्र हनन के संबंध में अनेक वायरल पोस्ट हैं, अनेक फोटोग्राफ मॉर्फ किए जा रहे हैं। उसी यही स्थिति नेहरू जी की भी है, नेहरू जी के भी चरित्र हनन का प्रयास जारी है। उसके अलावा ऐतिहासिक सत्यों का और ऐतिहासिक तथ्यों का अवलंबन लेकर के किसी एक घटना के किसी एक अपूर्ण पक्ष का आश्रय लेकर के पूरी झूठी कहानी तैयार की जा रही है और जो कि इनके नैरेटिव को सूट करती है। एक प्रयास ये चल रहा है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम का जो सेकुलर कैरेक्टर था और एक सर्वसमावेशी प्रवृत्ति थी जिसमें हर वर्ग के लोग एक साथ संघर्ष कर रहे थे, उसको अंडरमाइन किया जाए, ये एक प्रयास चल रहा है। और महापुरुषों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। गांधी और सुभाष का मनोमालिन्य, नेहरू और सुभाष का मनोमालिन्य, इस तरह का मतलब ये आपस में एक दूसरे के, सरदार पटेल और नेहरू का मनोमालिन्य, ये एक दूसरे के शत्रु थे ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि इतिहास का अगर हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। तो इस तरह का जो आधा अधूरा ज्ञान जिसको हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहते हैं, उसको परोसने में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दूसरा जो एक परिवर्तन आया है वो है हिंसा को स्वीकृति प्रदान करने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग फासिस्ट शक्तियों ने किया है। मैंने हाल ही में एक प्रयोग किया था, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो मुझको मिला जिसमें एक हत्या हो रही है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करता है, वो गिर जाता है और दोनों के चेहरे स्पष्ट हैं और बड़े कोई दिखाई नहीं देता है, उनकी आइडेंटिटी आप ऐसे एस्टेब्लिश नहीं कर सकती हैं। एक वायरल वीडियो था जो मुझ तक पहुँचा था। तो अधिकांश लोगों का ये मानना था कि मुसलमान जो है वो हिंदू को मार रहा है, तो इतना उनकी सोच को कंडीशन कर दिया गया है। अब हमारे पास इस तरह की पोस्ट है, निरंतर हिंसा को महिमा मंडित करने वाली पोस्ट। हम शंभूलाल रैगर का महिमा मंडन कर रहे हैं, हम दारा सिंह का महिमा मंडन कर रहे हैं, यति नरसिंहानंद हमारे आदर्श पढ़ रहे हैं। तो ये काम सोशल मीडिया बहुत बखूबी कर रहा है और उस पर नियंत्रण स्थापित कर पाना भी कठिन है। हालांकि फैक्ट चेक करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं हमारे पास, लेकिन जब तक हम सत्य तक पहुंचते हैं तब तक तो वो अपना काम कर चुका रहता है, वायरल हो चुका रहता है और जितना उसको नुकसान करना रहता है वो कर चुका रहता है। तो इस कार्य में भी सोशल मीडिया ने बहुत योगदान दिया है और फासिस्ट शक्तियों ने उसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया है। एक बात और भी हुई है कि जो असहमत स्वर हैं या जो लोग तर्क की स्थापना करना चाह रहे हैं, विज्ञान सम्मत जो बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, उन आवाज़ों को कुचलने के लिए सोशल मीडिया के टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई ऐसा आपातकाल नहीं है कि सरकार का कोई नियंत्रण है कि आप ये नहीं कह सकते या ये प्रकाशित नहीं कर सकते। ये कार्य उनकी ओर से वो सोशल मीडिया की सेनाएं कर रही हैं। आप कोई भी प्रगतिशील बात कहेंगे या कोई भी तर्क सम्मत बात कहेंगे जो कि उनके हितों के अनुकूल नहीं है, तो आपके ऊपर आक्रमण होंगे, आपका चरित्र हनन करने की कोशिश की जाएगी, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी, भयभीत करने की कोशिश की जाएगी। और वो भाषिक हिंसा जो आपके साथ बढ़ती जा रही है, हो सकता है वो शारीरिक हिंसा के रूप में तब्दील हो जाए और आपके ऊपर आक्रमण भी हो जाए। तो इस तरह से एक अराजक भीड़ की सोच को
देश की सोच के रूप में प्रक्षेपित करने का कार्य सोशल मीडिया ने किया है। और ये फासिस्ट शक्तियों की बड़ी सफलता है कि उन लोगों ने इसके अराजक स्वरूप को अपने हित में इस्तेमाल किया। बिल्कुल, अभी जो स्थितियाँ पैदा हो रही लगातार दिख रही है, वो समाज में जिस तरीके की सोच उनको पहुंचाना है उसमें कामयाब हुए हाँ, हैं। कामयाब हुए हैं। एक लेखक के रूप में आप मीडिया की ताकत को किसी पे पहचानते हैं और उसके फिलहाल सबसे विकसित रूप डिजिटल मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मीडिया तो आजकल ऐसा हो गया है कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया है। वो सत्ताधारी दल के मित्र के रूप में, उसके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। मुख्य धारा का मीडिया जो है वो कॉरपोरेट मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो तो सत्ताधारी दल के प्रचार में और उसके समर्थन में पूरा एक स्वर से उनका गुणगान करने में लगा हुआ है। दूसरा यह है कि एक जो परिवर्तन आया है कि जो आदमी समाचार पढ़ रहा है या कोई पोर्टल चला रहा है या कोई लेख लिख रहा है या कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको हम लोग पत्रकार कहते हैं या मीडिया कर्मी कहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि वो मीडिया का सहारा तो ले रहा है, लेकिन उसको पत्रकार कहना गलत है। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी का कट्टर समर्थक है, किसी ऐसी विभाजनकारी विचारधारा को समर्थन देने वाले किसी सांस्कृतिक समूह का सदस्य है, तो वो मीडिया का उपयोग अवश्य कर रहा है और ये भ्रम पैदा करता है कि वो पत्रकार है या मीडिया कर्मी है, जबकि वास्तव में वो इसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मीडिया के जो मूलभूत नियम है या पत्रकारिता के मूलभूत नियम है, उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है। और बाकी जनमत को प्रभावित करने में तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अब जितने भी कॉरपोरेट समर्थक मीडिया के चैनल हैं, वो निरंतर अपने इच्छित विषयों पर जनता की सोच को केंद्रित करने में कामयाब। तो कॉरपोरेट मीडिया ने जनता को बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकने के लिए अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी है और आभासी मुद्दों पर, गैर जरूरी विषयों पर, विभाजनकारी मुद्दों पर, हिंसा भड़काने वाले मुद्दों पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को केंद्रित रखने में उसने अपनी भूमिका निभाई है। वो अपने कर्तव्य से पूरी तरह से विमुख हो गया है। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा जो है डिजिटल मीडिया से संबंधित है। तो डिजिटल मीडिया ने हिंसा और घृणा को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए एक अभियान सा चल रहा है। अभी विगत दिनों हम लोगों ने देखा कि सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई ऐप और क्लब हाउस ऐप जैसे शर्मनाक घटनाएं हमारे देश में घटित हुई, और इनके विषय में मैं संक्षेप में बताऊं, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो मुस्लिम महिलाएं, सुल्ली डील्स जो जुलाई 2021 में इसकी चर्चा शुरू हुई थी, 83 मुस्लिम महिलाएं हैं, सबकी सब प्रगतिशील हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, हमारे देश की जमहूरियत को बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। उनको निशाना बनाया जाता है। बतौर महिला आप कल्पना करिए कि एक सुनहरी सुबह में आपको पता चलता है कि किसी ऐप में आपकी तस्वीर लगी हुई है और आपको बोली के लिए प्रस्तुत किया गया है, और आप पत्नी, बहन, माँ, बेटी, इन सारी भूमिकाओं से अलग एक जिस्म के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं, और लोग आपकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर आपकी कीमत लगा रहे हैं, और इस बात की चर्चा हो रही है कि आपको खरीदने के बाद आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक क्या हो सकता है। हम मध्ययुग में क्या जा रहे हैं, जो कुछ भी लोकतंत्र का हमारा हासिल था, क्या वो हमने खो दिया है, तो बड़ी चिंता होती है। थाना महसिन खान हैं, जो सुल्ली डील्स में जिनको निशाना बनाया गया था, कमर्शियल पायलट रही हैं, उनका एक लेख में पढ़ रहा था, विचलित हो गया एकदम। 83 महिलाओं में से अधिकांश ने सोशल मीडिया छोड़ दिया। जो जिंदा दिल औरतें थीं, उनकी जिंदा आवाज़ खामोश हो गई। उसके बाद
कई लोगों को उनके परिजनों ने जबरन सोशल मीडिया छुड़वा दिया कि तुम लोगों के लायक नहीं है, बंद करो। बहुत कम महिलाएं 83 में से ऐसी थी जो कि कानून के पास जाने की हिम्मत कर पाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे भी आजकल अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसकी सुनवाई कम ही होती है। तो अब उन महिलाओं के सामने भी विषम स्थिति है। उनके घर वाले बोल रहे हैं हमने तो मना किया था, फिर भी तुम कानून की शरण में चली गई, देखो क्या हो रहा है। और जुलाई 2021 में जो सुल्ली डील्स का प्रकरण हुआ था, अगर उस समय कार्रवाई हो गई होती तो ये बुल्ली बाई ऐप वाली घटना नहीं होती। लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं था। बाद में बुल्ली बाई ऐप के बारे में भी अश्विनी वैष्णव जी जो हैं हमारे संबंधित मंत्री, उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य साइबर अपराधों से अलग कोई विशिष्ट घटना नहीं है, जैसे सबकी जांच होती है उसी तरह से इसकी हो रही। हालांकि मीडिया का दबाव बढ़ा और कुछ गिरफ्तारियाँ वगैरह भी हुई, लेकिन उसमें कितना कन्विक्शन होगा, कितनी सज़ा मिलेगी, ये तो भविष्य के घर में छुपा है। और इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि साइबर कानून इतना ढीला ढाला है और फिर सरकार की मंशा पे भी संदेह होता है। उसके बाद एक जो डिजिटल मीडिया का अगला जो चरण अपन देखते हैं, इसको मैं ये बुल्ली बाई ऐप से ही जोड़ना चाहूँगा। बुल्ली बाई ऐप में जो महिला अभियुक्त थी श्वेता सिंह, जो शायद 18 वर्ष उसकी अवस्था होगी, बच्ची है, उसने एक पोस्ट किया था। वो जो नाजीवादी विचारधारा के समर्थक हैं, वो आर्यंस को जनसंख्या बढ़ाने के लिए समय समय पर कुछ पोस्ट करते रहते हैं। तो उसी का वो भारतीयकरण था, चित्र वही था, केवल उसमें आर्यंस की जगह में हिंदू उसने कर दिया था, भाषा अलग थी, चित्र वही था। तो यहाँ से हमको एक नए आयाम पे हम प्रवेश करते हैं इस डिजिटल नफरत पे, वो है ट्रेड्स। ट्रेड्स जो हैं ये अतिरेकवादी हैं। अतिरेकवादी सेंस में इसकी शुरुआत हुई थी 2010 के दशक में अमेरिका में, जब अल्टरनेटिव राइट मूवमेंट वहाँ पर चला। तो ये क्या है, लोग अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नकार करते थे, नस्ली सर्वोच्चता और गोरे लोगों की सर्वोच्चता पे इनका पूरा विश्वास था और खुली आम हिंसा और नफरत की वकालत करते थे। उन्हीं का अनुकरण करते हुए भारत में भी ट्रेडिशनलिस्ट जो हैं, जिनको हम ट्रेड्स कहते हैं, वो सामने आ रहे हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, किसी भी IT सेल से संबंधित नहीं है, कोई ट्रोल समूह से संबंधित नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हैं, ये असंगठित हैं और इसीलिए इनकी पहचान करना बहुत कठिन है। क्या है, किसी राजनीतिक दल से, किसी विचारधारा से संबंध रहे तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनसे सतर्क रह सकते हैं, लेकिन ये चूँकि संबद्ध नहीं है इसलिए इनको पहचानना बड़ा कठिन है। और इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये जीवित मानव बमों की तरह हैं। हो सकता है कि आपके आसपास ही कोई लड़का हो, अच्छा खासा नौकरी करता दिखता हो और वो स्ट्रेट विचारधारा का समर्थक हो और अचानक कोई हिंसक कार्रवाई को अंजाम दे दे। जैसा हमने देखा कि जो जामिया में जो प्रदर्शन चल रहा था शाहीन बाग के समय में, वहाँ एक लड़के ने गोली चलाई थी, नाबालिग लड़का था, वो किसी फेसबुक अकाउंट से फेसबुक लाइव भी हुआ। उसी तरह से दिल्ली दंगों के समय में एक अंकित तिवारी करके भटका हुआ नवयुवक है, उसकी चर्चा होती थी, उसकी फेसबुक वॉल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि हिंसा को बहुत गौरव से उल्लेख किया हुआ था। तो क्या कारण है कि लोग उस तरफ इस चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जो यंग जनरेशन है वो खासकर? अब ट्रेड्स के संबंध में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सवर्ण वर्चस्व की हिमायत करने वाले हैं और विशेष करके ब्राह्मणवाद की, और इनका एक 3-4 इनको पहचानने के कुछ बुनियादी लक्षण हैं इनके, वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद ये क्यों जा रहे हैं। तो इनका अपना कथन ये है कि जिस तरह से दलितों और अल्पसंख्यकों का उभार इस देश में हुआ है उससे हम लोग बहुत आहत हैं, पीड़ित हैं और हमारा शोषण हो रहा है इस देश में, इसलिए हम लोग इस हिंसा और घृणा के मार्ग पे चल रहे हैं।
जबकि वस्तु स्थिति बिल्कुल विपरीत है। सवर्ण वर्ग का वर्चस्व है, और विशेष करके ब्राह्मणों का और ऊंची जातियों का अभी भी हम देखते हैं कि राजनीति में और प्रशासन में कब्जा है। लेकिन उनके द्वारा बताया गया कारण ये है। अब इनके अनेक लक्षण हैं, जैसे इनका जो फेसबुक में जो प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगाएंगे तो इसमें भगवान राम की क्रुद्ध छवि, हनुमान जी की क्रुद्ध छवि, आक्रामक छवि, या फिर चटगाई मीम जो है इंटरनेट का, उसका प्रयोग करते हैं। चटगाई मीम भी बहुत जो इंटरनेट की बोलचाल की भाषा होती है उसमें अल्फ़ा मेल जो होता है, जो बहुत शारीरिक रूप से विकसित होता है और जिसकी यौन क्षमता बहुत अधिक होती है, उसके लिए वो प्रयुक्त होता है। तो ये 3 इनकी प्रोफाइल पिक्चर में वो लगी रहेंगे। घृणा की एक भाषा जो है इन्होंने विकसित की है। इनकी घृणा इतनी अधिक है कि जो पारंपरिक भाषा है वो उसको अभिव्यक्त कर पाने में नाकाम है। तो घृणा की भाषा उन्होंने विकसित की है, जैसे कि जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई हैं उनके लिए एक रासायनिक यौगिक K2O पोटेशियम ऑक्साइड, वो एक संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। उन्हीं के लिए ओला उबर जैसी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो दलित हमारे भाई हैं उनके लिए भीमती या भीमता जैसी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये भी दिल्ली दंगों के समय रागिनी तिवारी उर्फ जानकी बहन करके एक महिला है जो शायद दंगों के समय कुछ भड़काऊ भाषण दे रही थी, उस समय इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। इन शब्दों का वो प्रयोग करेंगे। मुसलमानों के लिए जो हमारे मुसलमान भाई हैं इनके लिए वो म्लेच्छ शब्द का प्रयोग करते हैं। और इनका जो सामूहिक नरसंहार करने के लिए इन्होंने एक प्रतीक तय किया है कि गोभी के खेतों में काम करने वाला किसान। तो ये वो दंगों से प्रेरित है। मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे 1989 के, उसमें मुसलमानों का नरसंहार करने के बाद गोभी की खेती कर दी गई थी उनके शवों के ऊपर। तो वहाँ से इन लोगों ने उस प्रतीक को उठाया हुआ है। उसके अलावा जो अपने पूर्ववर्ती हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, जो अमेरिका के अल्टरनेटिव राइट मूवमेंट वाले थे, उन लोगों ने कई कार्टून चरित्रों को भी हिंसा के रंग में रंग दिया था। और ये बहुत भयानक है, आप देखेंगे तो दिल दहल जाता है। मैट फ्यूरी ने 2005 में चरित्र गढ़ा था पेपे द फ्रॉग, उसको उन लोगों ने हिंसा के लिए इस्तेमाल किया था अल्टरनेटिव राइट मूवमेंट वालों ने। तो ये भी उस पेपे द फ्रॉग का उपयोग करते हैं और उसको हरे रंग की स्कल कैप पहना करके मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, नीले रंग में रंग के दलितों का मजाक उड़ाते हैं। इनका ये है कि आरक्षण के घोर विरोधी हैं, ब्राह्मण वर्चस्व की हिमायत करते हैं, जातिवाद को इस सीमा तक ले जाना चाहते हैं कि वो दास प्रथा के स्तर तक पहुंच जाए। तो खुले में मल त्याग करना इनके लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य है। और एक इनका ये है कि सती प्रथा का पुरजोर समर्थन करते हैं। तो ये इस तरह की पोस्ट्स आपको दिखाई दें, इस तरह की प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखाई देती है तो आप समझ सकते हैं कि वो ट्रेंड में। और ये इस तरह की जो एक प्रतीकात्मक भाषा है घृणा को अभिव्यक्त करने की, उसको अपनाने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो पारंपरिक भाषा साथ नहीं देती है, इतनी नफरत है। दूसरा ये कि कानूनी पकड़ से बचना चाहते हैं और गुप्त रूप से अपने संदेशों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। अब जो पारंपरिक दक्षिण पंथ है, जो अपन RSS और विश्व हिंदू परिषद और जो दक्षिण पंथी संगठन है, उनको ये लोग रायता कहते हैं। उद्देश्य दोनों के एक ही हैं। संविधान को मनुस्मृति से ये भी प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, लेकिन वो चरणबद्ध रूप से संविधान की हत्या कर रहे हैं जो पारंपरिक दक्षिणपंथी हैं। और इनका यह है कि एक मुश्त ही मतलब एक मुश्त खत्म कर दिया जाए। इस तरह की जटिलताएं हैं। एक इसमें और यह है कि जो पारंपरिक दक्षिणपंथी हैं और ट्रेड्स हैं, इनके बीच क्या संबंध है इसको परिभाषित करना बड़ा कठिन है। कई बार पारंपरिक दक्षिणपंथियों और इनके बीच सोशल मीडिया पे बहसें होती देखी जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आप इंडिया के जो पहले के संपादक थे अजीत भारती संपादक, उन्होंने मुल्ली बाई के बारे में कहा कि मुसलमानों को डराने के लिए बहुत बेहतरीन है। और लिबरल डॉज करके एक ट्रेड है, उसने कहा कि हम आपके साथ हैं।
तो कई बार ऐसा लगता है कि आपस में मिले हुए हैं, कई बार ऐसा लगता है कि परस्पर विरोधी हैं। तो कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ऐसा लगता है। मुझे भी जैसा अभी आप बताएं तो ऐसा लगता है कि आरएसएस का एक एडवांस ग्रुप है जो उनसे अलग होकर काम कर रहा है, लेकिन उन्हीं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ दूसरे तरीके की चीज़ें अपना। हाँ, ये बहुत कठिन है। कई शोधकर्ता इसमें लगे हुए हैं। आलीशान जाफरी हैं, नौमी बर्टन हैं, प्रतीक गोयल हैं, मोहम्मद जुबैर है और वो नील माधव है। इन लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई निश्चयात्मक ढंग से नहीं कह सकते हैं कि संबंध है। लेकिन चूंकि विचारधारा में समानता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों की सहानुभूति तो होगी एक दूसरे के प्रति। अभी आपने जैसे डिजिटल मीडिया के बारे में कुछ देर पहले बताया कि कॉर्पोरेट उस पर हावी है, कॉर्पोरेट का कब्जा है, उसी के आधार पर मीडिया अपनी चीज़ों को दिखाता है। और जो समाचार है या जो घटनाएं घटती हैं, किनको दिखाना है, किनको रोकना है, किनको किस तरीके से प्रस्तुत करना है, तोड़ मरोड़ कर या काट छाँट करके, जिससे कि जो वास्तविक स्थिति है उससे परिचित ना हो पाए, गलत संदेश लोगों के बीच जाए। तो ये हम अपने अक्सर देखते हैं कि जो यूट्यूबर हैं या जो समाचार चलाते हैं छोटे छोटे, वो भी भड़काऊ तरीके से अपने थंबनेल बनाते हैं या अपनी जो हेडिंग डालना रहता है, जिससे कि लोग उनके चैनल देखें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ें। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें हैं, जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक घटना है या वास्तविक मुद्दे हैं और जो सवाल है, उसको कितनी तरजीह मिल पा रही है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हावी हैं। अब ऐसा है, देखिए, वैकल्पिक मीडिया जो है, मुख्य धारा के मीडिया से तो कोई आशा करना व्यर्थ है, लेकिन किसान आंदोलन का अगर उदाहरण हम लोग देखें तो उसमें वैकल्पिक मीडिया ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई। ट्राली टाइम्स जैसा अखबार उस समय चलाया गया। कई पुराने वरिष्ठ पत्रकार जो थे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की और जिस तरह से किसान आंदोलन को खालिस्तानी और पाकिस्तान परस्त और अय्याश किसानों का समूह और ये सब बताने की कोशिश की जा रही थी, वो नैरेटिव टिक नहीं पाया। तो उसका कारण ये वैकल्पिक मीडिया ही था। जो यूट्यूब पे अनेक चैनल्स जो बने, यूट्यूब चैनल्स जो थे, उन लोगों ने जा कर के फील्ड रिपोर्टिंग की और वो काफ़ी निष्पक्ष थी, किसानों का पक्ष भी रखा, सरकार का भी पक्ष रखा। अनेक जो हिंसा की घटनाएं हुई उसके संबंध में वस्तु स्थिति क्या थी, उनके क्या कारण थे, किस तरह से उकसाया गया, ये सारी चीज़ें आई। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नकारात्मक परिदृश्य है। बाकी एक थोड़ा सा इसमें खतरा मुझको ये दिखाई देता है कि किसान आंदोलन के समय में सोशल मीडिया का जिस तरह से सकारात्मक उपयोग होता दिखा, उसके संचालन में भी और उसके प्रस्तुतिकरण में भी, उससे सरकार थोड़ी सी विचलित हुई है। और यही कारण था कि पिछले साल वो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट रूल्स लेकर के आए। तो इनमें ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया पे अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश सरकार कर रही है। अब क्या है, जैसे प्रिंट मीडिया है तो ये आत्मनियंत्रण इनके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मीडिया पे सरकार का कब्जा न हो, वो आत्मनियंत्रण उसके ऊपर रहे। तो कई रेगुलेटरी बॉडीज़ बनी हुई हैं, प्रेस काउंसिल है, एडिटर्स गिल्ड है, या टेलीविज़न के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी वगैरह संस्थाएं बनी हुई हैं। लेकिन उसमें जो आईटी रूल्स नए इन्होंने लाए हैं, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ नौकरशाह जो हैं वो आपके कंटेंट के बारे में तय करेंगे कि वो देश हित के अनुकूल है या नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया से पहले वो निर्णय होता था कि कोई चीज़ राष्ट्रहित में है या नहीं है, आपत्तिजनक है या नहीं है, अदालतें इसका फैसला करती थी। लेकिन इन रूल्स के आने के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सरकार के द्वारा नियुक्त नौकरशाहों का एक पैनल जो है वो तय कर देगा कि आपका कथन जो है वो या आपकी प्रस्तुति जो है वो आपत्तिजनक है या नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार मीडिया कर्मियों पर, पत्रकारों पर जो अब खुलकर अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी जान खतरे में दिखाई दे रही है और इतना ज़्यादा सुरक्षा का माहौल बन गया है। तो कैसे हम बेहतर समाज की उम्मीदें कर सकते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? मेरे विचार से तो इस तरह जितनी अधिक चुनौतियाँ होती हैं, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को संकल्पबद्ध होना चाहिए और उतनी अधिक बहादुरी से इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। और ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए इतनी कठिन परिस्थितियाँ हम लोगों को मिली।
एक प्रयास निजी स्तर पे हम सबको करना चाहिए कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे झूठ परोसा जा रहा है, इतिहास को विकृत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, अनेक वायरल पोस्ट आ रहे हैं, तो इनके संबंध में हम कुछ युवाओं को प्रशिक्षित करें जो कि उन पोस्ट की जांच करने का कार्य करें अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, वस्तु स्थिति बताने की कोशिश करें। और कई आजकल ऐसे ये हैं, एल्ट न्यूज़ है, factchecker.com है, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई समाचार चैनल हैं, समाचार पत्र भी फैक्ट चेक वगैरह बताते रहते हैं, हम लोग भी बता सकते हैं। तो एक अभियान के रूप में इसको चलाया जाना चाहिए। उनका आक्रमण हो सकता है बहुत तीव्र गति से है, बहुत षड्यंत्र है, लेकिन धीरे धीरे जन शिक्षण के द्वारा ही इस पर काबू पाया जा सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। बिल्कुल, आपने बहुत आज जो आने वाले पत्रकार हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। इतनी नकारात्मक परिस्थितियों के बाद भी सकारात्मक सोच वाली बातचीत हमने अभी राजू पांडे से सुनी, और उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर से कर दूँगी। आपने बहुत अच्छी बात की, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इतनी नकारात्मक स्थितियों के बाद भी सकारात्मक सोच रखने वाले राजू पांडे से ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।